दिसंबर दयाल सहायकाचार्य राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय कन्यावाद कोटली। आज हम चीन के राष्ट्रपति के निर्वाचन और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1982 में जिस संविधान को लागू किया गया, इससे पूर्व वर्ती संविधान के दौरान 1975 और 78 के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया। 1994 के संविधान के द्वारा जनवादी कांग्रेस के चेयरपर्सन के रूप में राष्ट्रपति पद की स्थापना की गई थी, लेकिन जब 1975 के संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसके बाद 1982 में नए संविधान के द्वारा पुनः राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पदों की स्थापना की जाती है। यद्यपि अमेरिकी सम्राट की भांति और अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति और ब्रिटेन के सम्राट की भांति अगर जापान के सम्राट के साथ चीन के राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना की जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि सामान्य चीन का राष्ट्रपति न तो अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है और नहीं वह जापान के सम्राट के समान स्थिति होती है। इस देश के राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है, भारत के राष्ट्रपति के समकक्ष मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार सामान्य चीन में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो देश का राष्ट्रपति जनवादी कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित होता है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसी प्रकार से जनवादी चीन के संविधान के द्वारा भी राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत सारी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता वह है जनवादी चीन का नागरिक हो, अर्थात उसे देश की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में वही व्यक्ति पात्र हो सकता है, वही व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है जो जनवादी चीन का नागरिक होता है। दूसरी योग्यता वह है कम से कम 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात देश में होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी बन सकता है जो कम से कम 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 45 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 45 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को देश में होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी बनने का अधिकार नहीं होता है। तीसरी योग्यता उसे मत देने और मत लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अर्थात उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। देश में होने वाले किसी भी पद के लिए उसे मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए, वही व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी बन सकता है। चौथी योग्यता की बात की जाती है कि वह पागल, पीड़ित और दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी न्याय के द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो चीन के राष्ट्रपति का चुनाव जनवादी कांग्रेस से कर किया जाता है और इसके लिए योग्यताएं होती हैं, वह चीन का नागरिक हो, वह कम से कम 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह मताधिकार का अधिकार प्राप्त करता हो, अर्थात उसे मत देने और मत लेने का अधिकार होना चाहिए, तभी उस कार्य व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव में प्रत्याशी बन सकता है। अगली बात करते हैं कार्यकाल। सामान्यतः राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष निश्चित किया गया है, लेकिन वह समय से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है, रिजाइन कर सकता है और संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर केवल 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा केवल 2 कार्यकाल को ही पूरा करने का अधिकार होता है। तीसरे कार्यकाल के लिए वह राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता है, अर्थात वह राष्ट्रपति पद के दायरे का निर्णय नहीं कर सकता है। केवल अधिकतम 2 ही कार्यकाल पूरा करने का उसे अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जब यह राष्ट्रपति को जनवादी कांग्रेस के द्वारा समय से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। यह जनवादी कांग्रेस की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह पूरे 5 साल तक उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद काम करना चाहती है या उसे समय से पूर्व उसे पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, इसके द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समस्त राष्ट्रपति पद के दायित्व का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होते हैं, ऐसी स्थिति में जनवादी कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। दोबारा चुनाव संपन्न होने तक राष्ट्रपति पद के दायित्व का निर्वहन स्थायी समिति के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जो जनवादी कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति होती है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसी के द्वारा
राष्ट्रपति पद के दायित्व का निर्वहन किया जाता है और वह जब तक काम करता है जब तक राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव नहीं करा दिए जाते हैं। तो कहने में होता है कि राष्ट्रपति संविधान चीन में राष्ट्रपति का जो अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के रूप में केवल 2 कार्यकाल तक काम कर सकता है। तीसरे कार्यकाल में उसे राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता है। वह उसे जनवादी कांग्रेस द्वारा सदस्य को हटाया जा सकता है। जब इसे हटाया जाता है तो स्थिति में राष्ट्रपति पद के दायित्व का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में जनवादी कांग्रेस के द्वारा दोनों पद के लिए दोबारा चुनाव कराए जाते हैं और इस अवधि में राष्ट्रपति पद के दायित्व का निर्वहन स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगली बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। उन्नीस के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 80 और 81 के अनुसार राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इस प्रकार के अधिकार शक्तियों का प्रयोग वह जनवादी कांग्रेस के परामर्श अनुसार और स्थायी समिति के द्वारा लीगल के अनुसार काम करता है। पहला जो शक्ति की बात की जाती है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करने का अधिकार। जिस प्रकार से नेतृत्व दायित्व की नियुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उसी प्रकार के नेतृत्व दायित्व की नियुक्ति साम्यवादी चीन में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि इस प्रकार की नियुक्ति राष्ट्रपति जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति के परामर्श अनुसार काम करता है, अर्थात इस प्रकार की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसे सदैव जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति के परामर्श के अनुसार कार्य करना होता है, उसी के निर्णय के अनुसार काम करना होता है। तो सबसे पहले साम्यवादी चीन में राष्ट्रपति के द्वारा देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्रालयों में जो मंत्रीगण होते हैं, एचओडी होते हैं, विभिन्न आयोगों के चेयरपर्सन होते हैं या अन्य सदस्य होते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सब प्रकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी चीन में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहने में यह था कि दूसरे देशों से आए हुए राजदूत के नियुक्ति प्रमाण पत्र को भी दूसरे देशों से आए हुए राजदूत के नियुक्ति प्रमाण पत्र को भी राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है और अन्य देशों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन व्यक्ति की नियुक्ति पॉलिटिकल इन्वेस्टर की जाती है, राजनीतिक दूत के रूप में की जाती है, इस प्रकार के राजनीतिक दूतों की नियुक्ति भी साम्यवादी चीन में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगली पावर कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां केवल यह है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चीन के राष्ट्रपति के द्वारा ही देश का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जिन देश के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधियां की जाती है, सैनिक गठबंधन किए जाते हैं, समझौते किए जाते हैं, यदि इस प्रकार की संधियां और समझौते जनवादी कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं, देश के जो प्रधान द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की नियुक्ति, इस प्रकार के संधियों, इस प्रकार के समझौतों को राष्ट्रपति के द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में किए गए संधियों को वह रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है। और दूसरे देशों में इस प्रकार के देश का प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय जब भी किसी भी क्षेत्र में कोई बात की जाती है तो सभी प्रकार की द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो संधियां की जाती है उनमें अंतिम जो निर्णय होता है, अन्य जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो राष्ट्रपति के हाथ में मानी जाती है। अर्थात राष्ट्रपति का ऐसा लगता है कि संविधान किसी धारा के प्रतिनिधित्व होता है, यदि देश के हित में होता है तो इस प्रकार की संधियों और समझौतों को राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है। तीसरी बात करते हैं विधायी क्षेत्र की बात करते हैं। विधायी क्षेत्र यद्यपि साम्यवादी चीन में सभी प्रकार के आवश्यक कानून के निर्माण करने का कार्य जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है, जो देश की संसद होती है, जो देश की व्यवस्था होती है, पूरे देश के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कानून का निर्माण करने का कार्य भी जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा निर्मित या बने कानून को क्रियान्वित करने का जो दायित्व होता है, जो ड्यूटी होती है, वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहने में यह है कि देश में समस्त जो राष्ट्रीय कानून होते हैं, इस प्रकार के राष्ट्रीय कानून को क्रियान्वित करने को उनके देखिए आदेश, जो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो जारी की पावर होती है, वह राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। अर्थात यह जनवादी कांग्रेस के परामर्श के अनुसार उसके अनुसार किए गए बनाए गए नीति को क्रियान्वित करने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगली बात समाधान करने का अधिकार। समाधान करने का अधिकार चीन के राष्ट्रपति को व्यक्तिगत क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में समाधान करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार के सजाप्राप्त व्यक्ति की सजा को वह माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई समाधान करने की घोषणा की जाती है, इसका ऑर्डिनेंस जारी करने की घोषणा की जाती है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगली बात करते हैं, क्षेत्र में बात करते हैं
सैनिक क्षेत्र, सैनिक क्षेत्र में चीन में सैनिक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति जापानी कांग्रेस के परामर्श के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की जो बात होती है, जो शक्ति होती है, वो राष्ट्रपति की मानी जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के लिए देश की सेना पलट किया जाता है, उसे मोटिवेट किया, उसे सजा देने का आदेश दिया जा सकता है। कहने का यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की जो पावर होती है, वो भी राष्ट्रपति के पास नहीं मानी जाती है। लेकिन उपयुक्त तथ्य में कहा जा सकता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, वह निश्चित रूप से चीन के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। चीन का राष्ट्रपति केवल भारत के राष्ट्रपति के समान होता है। देश में सम्मानजनक उपाधियां भी चीन में राष्ट्रपति द्वारा वितरित की जाती है। समय समय पर सामाजिक समारोह होते हैं, उस प्रकार के समारोह का प्रतिनिधित्व अध्यक्षता करने का काम भी चीन में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।